नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एच.एस. राणा है और आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ, वो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर वीडियो बना कर के दूँगा क्योंकि आज के ज़माने में जैसा आप भी समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं लाइफ़ के, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इस सारी क्रिएशन के, उसके बारे में बहुत कम जानते हैं और जानना भी नहीं चाहते। जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर एक बुक पढ़ने की बात की जाए, तो व्यक्ति जो है सीधा पहले चैप्टर पे चला जाता है, सेकंड चैप्टर पे चला जाएगा, लेकिन उसका जो फ़ोरवर्ड है या जो उसकी इंट्रोडक्शन है, उसके ऊपर कभी नहीं बात करता है। ना तो स्कूल में ऐसा पढ़ाया जाता है, तो इसलिए ये सारी समस्याएँ पैदा हुई हैं और हम जो भी पढ़ाई करते जा रहे हैं, उसमें जो फाउंडेशन है, उसको स्किप करते जा रहे हैं। उस फाउंडेशन को जान पाने का हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है और ना चेष्टा होती है। बेसिक फंडामेंटल्स हैं इस एग्जिस्टेंस के, चाहे वो इस ब्रह्मांड की बात करूं, चाहे वो इस पूरे संसार की बात करूं, चाहे इस पृथ्वी और सूर्य की बात करूं, इन सभी के बारे में एक बेसिक जानकारी लेकर के अब वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। तो इस सीरीज का मेरा ये पहला वीडियो है। बेसिक जानकारी को हासिल करने के बाद आप अपने परिवार में शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उससे उनकी भी जानकारी बढ़ेगी और उनको भी जो यहाँ पर इस धरती पर रहने का जो बेसिक ज्ञान है वो प्राप्त होगा और वो अच्छे से रह पाएंगे। आप देखते हैं कि आज की भीड़ भाड़ में कितना भाग दौड़ हो रही है, लोग उतनी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है अपने आप में ही है। ध्यान से बैठ करके खुद को समझना और फिर समझ करके अपने जीवन को व्यतीत करना, यही एक रास्ता है। तो बेसिक फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं अब आगे आने वाले टाइम में जो इस यूनिवर्स के बेसिक फंडामेंटल्स हैं या जो इस एग्जिस्टेंस के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इस बेसिक फंडामेंटल्स की सीरीज का ये पहला वीडियो है। इसमें मैं आज बात करूंगा आपसे कि किस प्रकार से इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, ये ब्रह्मांड कैसे बना और किस प्रकार से हम जो है यहाँ इस धरती के ऊपर रह रहे हैं, इस यूनिवर्स का पार्ट बने हुए हैं। हमारे और इस ब्रह्मांड के बीच में क्या कनेक्शन है, किस प्रकार से हमारी ये सांस चलती रहती है, किस प्रकार से ये जो सूर्य, चाँद और तारे जितने ग्रह हैं ऊपर, वो आपस में कनेक्टेड हैं और किस प्रकार से एक एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। ये सारा जो ब्रह्मांड है, एक किसी ऑर्गेनाइज़्ड वे में काम करता है। तो ये सारी बातें मैं आगे इस वीडियो में सबसे वैलिड थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी, जो कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग मीन्स बड़ा धमाका। अब ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी है? बिग बैंग थ्योरी दी बेल्जियन एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे, जो एक चर्च में प्रीस्ट भी थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। तो उनका नाम था जॉर्ज लेमेंटियर। जॉर्ज लेमेंटियर, इन्होंने ये थ्योरी दी कि किस प्रकार से बिग बैंग के माध्यम से इस यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। तो आगे इसमें चलते हैं। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज टाइम टाइम से दी गई, बट ये सबसे ज़्यादा मानने वाली थ्योरी जो है यही है और इसी को आगे फिर हबल ने प्रमोट किया, जिसे थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कहा गया। तो ये आगे जो साइंटिस्ट आते गए, जो जो कॉस्मोलॉजिस्ट आगे आते गए, उन लोगों ने भी इसको माना और इसी को आधार मान करके अपनी जो आगे की रिसर्च है उनको अंजाम दिया, उनको कैरी फॉरवर्ड किया। इसलिए ये सर्वमान्य थ्योरी है। हो सकता है आने वाले टाइम में इस थ्योरी को भी कोई नया कॉस्मोलॉजिस्ट आकर के इनवैलिड साबित कर दे, तो वो सारी बातें बाद की हैं, लेकिन फिलहाल जो है बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य है। ये सब खाली था और एक बड़ा गोला था, बहुत बड़ा गोला था, बहुत बड़ा गोला था। उस गोले में ये सारा जो ब्रह्मांड है समाया हुआ था। अब उस ब्रह्मांड के अंदर वो समाता गया और एक बंद था, उसके आसपास कोई स्पेस नहीं था, उसके आसपास कोई गैसेस नहीं थी, केवल उसी गोले के अंदर सभी गैसेस और सभी प्रकार का जो मटेरियल है, मैटर है, धूल के कण, धूल के कण और ऐसे बहुत सारा जो मटेरियल था उस गोले के अंदर था। वो समझ लीजिए कि गोला कितना बड़ा था। वो एक मान लीजिए एक हमारी जो गैलेक्सी है उसके बराबर था और उसी के अंदर सब कुछ था। अब वो गोला जो है एक वक़्त आया जब वो स्क्वीज़ करता गया, सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया और वो केवल एक ग्रह के बराबर रह गया। समझ लीजिए सूरज के बराबर रह गया। गोला जो है उसका वॉल्यूम कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया और वो सूर्य के बराबर रह गया।
उसके ऊपर फिर प्रेशर पड़ा और जो अंदर मटेरियल था उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसके अंदर जो मटेरियल था उसकी बहुत ज़्यादा थी और वो फिर सिकुड़ता गया, फिर सिकुड़ता गया, फिर सिकुड़ता गया और वो सूर्य के आकार का हो गया। अंदर जो है उसके बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स थी, तो वो आपस में फिर छोटा होता गया, फिर सिकुड़ता गया, फिर सिकुड़ता गया, फिर सिकुड़ता गया, फिर वो धरती के आकार का हो गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर काम कर रही थी, उसकी वजह से फिर वो इकट्ठा होता गया, फिर कम होता गया, फिर वो किसी मान लीजिए कि एशिया के आकार का हो गया, जो एशिया महाद्वीप है हमारा, उसके आकार का हो गया। उसके बाद भी वो जो प्रोसेस है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्टिव जो उसमें पार्ट था, रोल था, वो फिर भी चलता गया, होता रहा, होता रहा, होता रहा और वो स्क्वीज़ होकर के हमारे भारतवर्ष जितना हो गया, गोला। अब वो अगेन प्रोसेस जारी रहा, करते, करते, करते वो दिल्ली के शहर जितना हो गया, गोला। और उसके बाद फिर वो प्रोसेस जारी रहा, प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, तो वो एक दिल्ली जैसे समझ लीजिए दिल्ली के आकार का हो गया, उसके बाद वो लाल किले जितना हो गया, बहुत छोटा हो गया। कितना बड़ा गोला था और किस प्रकार के जो फोर्सेस थी उस पे काम कर रही थी, उनके कारण वो बहुत छोटा होता, होता, होता एक लाल किले के बराबर हो गया। अब जब लाल किले के बराबर हो गया तो अगेन प्रोसेस जारी रहा, जो उसका जो सिकुड़न थी, जो उसका संकुचन था, वो जारी रहा, जारी रहा, जारी रहा और वो एक कमरे के बराबर जितना हो गया। फिर वो इतना इतना हो गया कम जितना मेरे हाथ हैं, समझ लीजिए इतना बड़ा गोला था वो, इतना बड़ा हो गया। उसके बाद भी स्क्वीज़ होता रहा, स्क्वीज़ होता रहा, होता रहा, होता रहा और वो फुटबॉल जितना हो गया। अब जब फुटबॉल जितना हो गया तो समझ लीजिए कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। वो डेंस होता गया क्योंकि इतना बड़ा गोला था और अब वो फुटबॉल के आकार का हो गया है। फुटबॉल के आकार का जब हो गया, उसके बाद भी ये प्रोसेस जारी रहा। फुटबॉल जितना हो गया और अंदर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी काम कर रही है। इसको केंद्र की तरफ जो है ले आ रही है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे ऐसे ये और सिकुड़ता गया, तो ये इतना हो गया। इतना जब हो गया, तो एक छोटे से जिससे बच्चे खेलते हैं, जो काँच की एक गोली छोटी-सी होती है, वो उसके आकार का हो गया। उसके बाद वो एटम के आकार का हो गया और फिर एटम से भी कहीं ज़्यादा कम हो गया और छोटा हो गया। इतना सा छोटा, 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 छोटा होते, 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 होते इतना छोटा, छोटा रह गया। तो उसके जो डेंसिटी थी, वो आगे फिर फर्दर उसकी जो सिकुड़न थी वो खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट पैदा हुई होगी और बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर राइज़ हुआ और एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। जब ये बहुत बड़ा धमाका हुआ तो इसी को बिग बैंग कहते हैं। जो पूरा यूनिवर्स एक गोले के अंदर आते, 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 आते सिकुड़कर एक गोली के आकार का बन गया, तो वो फिर उसमें ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट को बिग बैंग कहा जाता है। अब जो ये गोला था, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरा यूनिवर्स जो है स्क्वीज़ हो गया है, सिकुड़ कर के रह गया है और फिर उसको सिंगुलैरिटी कहा गया है। सिंगुलैरिटी के अंदर बहुत सारा ऐसा मटेरियल था जिससे पूरे यूनिवर्स का बाद में निर्माण हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना घटी थी, तो जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं उनके अनुमान के हिसाब से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। मतलब 13.7 अरब साल पहले ये घटना घटी थी। कि ये कैसे मालूम हुआ कि 13.7 अरब साल पहले ये घटना घटी थी? तो ये उन्होंने कुछ ऐसा अनुमान लगाया होगा जो उनके पास जो लेटेस्ट नॉलेज है या स्टडी करने के जो तरीके हैं उनके माध्यम से उन्होंने इस बात का अंदाजा ज़रूर लगाया होगा। तभी ये 13.7 अरब साल निकल के आए। गोला या बॉल फट जाती है, तो उसके बाद क्या होता है जो उसके अंदर मैटर था, धूल, मिट्टी के कण और कुछ गैस, वो एकदम फैलती है। इस बाहर जो फटने के बाद जो एकदम फैलती है, चारों दिशाओं में फैलती है, वो सब जगह फैल जाती है। ये यहाँ यहाँ विस्फोट हुआ। अब ये जो गैस है, ये इसका मैटर है, वो सब जगह फैल रहा है, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में। अब ये मैटर फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, अभी भी फैल रहा है। ऐसे फैलते, 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 फैलते ये चलता गया और बड़ा आकार लेता गया। ये सेंटर से सिंगुलैरिटी पॉइंट था, सिंगुलैरिटी, और ये चारों तरफ फैलता गया इसके विस्फोट के बाद। अब भी ये फैल रहा है, अब भी ये फैल रहा है। तो ये इसमें था क्या? इसमें था धूल। इसमें क्या था? धूल, मिट्टी के कण
और गैस। अब हाइड्रोजन ही हमारी इस यूनिवर्स की वो प्राइमरी गैस है जहाँ से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई है। तो ये गैस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार से गोला फैलता गया और इतना बड़ा ये यूनिवर्स बनता गया। अब ये जो एक्सपेंशन है इसका, ये अभी भी हो रहा है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। जो ये स्पेस है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, कोई वस्तु से नहीं टकरा रहा है, ये इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसकी सीमाओं को क्लोज करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अभी भी इस यूनिवर्स की एक्सपेंशन हो रही है, ये चलते जा रहा है। तो अब जब ये जो सारा कुछ हुआ तो इसका जो पार्ट है, ये जो इसका पार्ट है ये फैलता गया तो इसमें जो पार्टिकल्स थे वो आपस में कंबाइन होना शुरू हो गए। जैसे मान लो मिट्टी के कण थे, मिट्टी के कण है ये सारा फैले हुए हैं ऐसे, ये सारे कण हैं मिट्टी के, और दूसरे धूल के कण है, मिट्टी धूल के कण, और इसमें गैस भी है, इसमें गैस भी है। ये मैं समझा रहा हूं कि इसमें किस प्रकार से एक स्पेसिफिक पार्ट के तहत जो है ये एक्सपेंशन होती गई, हो रही है, आगे बढ़ रहा है ये सब कुछ। ये जो तूफान है, तूफान टाइप, ये चलता जा रहा है, फैल रहा है, ये फैल रहा है। अब क्या हुआ कि जो ये कण थे, जो ये कण आपस में कंबाइन होना स्टार्ट हो गए। जो धूल मिट्टी के कण थे वो आपस में कंबाइन होना शुरू हो गए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है। तो जब ये सभी कण जो है एक सिस्टम के तहत एक्सपेंड हो रहे थे तो कुछ कणों में कण जो है और जो बड़े कण थे उन कणों ने उसको अपने आप को आसपास के जो बाकी कण थे उनको कंबाइन करना शुरू कर दिया और ये कंबाइन होते गए। इसने भी कंबाइन करना शुरू कर दिया, इसने भी कंबाइन करना शुरू कर दिया। जितने भी कण हैं ये बाकी दूसरे छोटे कणों को अपने साथ कंबाइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब ये कण बड़े होते गए तो इसका जो सेंटर था, ये जो पहला कण था उसका टेम्परेचर था -173 डिग्री सेल्सियस। ये जो पॉइंट था ये वाला, इसका टेम्परेचर था इतना -173 डिग्री सेल्सियस। अब जब इसके ऊपर ये परत चढ़ती गई तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। ये बहुत ठंडा था पहले, लेकिन क्योंकि वो कोल्ड इरा था उसमें कुछ गर्मी का कारण तो कोई था नहीं, क्योंकि लाइट नहीं थी, ऊर्जा नहीं थी, तो कैसे होगा। लेकिन जब ये जो पार्टिकल जो एक सिस्टम था, ये नेबुला, इसको नेबुला कहा गया, पूरे को नेबुला कहा गया। ये नेबुला है, एक पार्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल आपस में कंबाइन होकर के एक बड़ा जो सिस्टम है उसको बना रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि ये चलता गया और इसकी जो हीट है वो बढ़ती गई। ये -150 हो गई, फिर -100 हो गई, फिर उसके बाद जो है जैसे कंबाइन होता गया बाहर से, ये 50 के आसपास आई, फिर 0 हुई, फिर ये 100 हो गई, 100 के बाद ये प्लस है, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव में आ गया, ये 10,000 हो गई, फिर ये 1,00,000 हो गई। जैसे इसका टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री हुआ, जैसे इसका जो टेम्परेचर है, जिसका सेंटर का टेम्परेचर है वो 1,00,000 डिग्री हो गया, तो अगेन इसमें क्या हुआ, इसमें आग लग गई, ये जल गया, जलना शुरू हो गया। तो ये जो सारा का सारा जो सिस्टम है नेबुला है, और ये भी गर्म हो गया, ये सब गर्म होते गए, बड़े होते गए और फिर गर्म हो गए सेंटर, तो इन सब में आग लग गई, इसमें भी आग लग गई, इसमें भी, सब में आग लगती गई। जब ये आग लगती गई, लाइट पैदा हुई और बहुत सारी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन रिलीज हुई। और जब ये गैस हाइड्रोजन जो है, नॉर्मली क्या होता है कि हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन का एटम होता है उसको रिपेल करती है, उसको पुश करती है, अपने नजदीक नहीं आने देता है। लेकिन जब ये यहां पर था हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और क्या था, हाई ग्रेविटेशन फोर्स।
ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या हुआ, इन 3 कंडीशंस के कारण जो है ये जो हाइड्रोजन के एटम्स थे, इन्होंने आपस में रिपेल नहीं किया, ये विचलित हो गए। ये इतने इन 3 कंडीशन के कारण जो है विचलित हो गए और प्रोसेस उल्टा हो गया। इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर के इन्होंने एक नई गैस का निर्माण किया, उसको बोलते हैं हीलियम। नॉर्मली क्या होना था कि हाइड्रोजन के एटम ने दूसरे हाइड्रोजन के एटम को रिपेल करना था, पुश करना था, नजदीक नहीं आने देना था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो सिचुएशन थी डिफरेंट थी, तो इन्होंने क्या किया, कंफ्यूजन के कारण आपस में विचलित हो गए और क्या हुआ कि इन्होंने आपस में कंबाइन होकर के पहले आइसोटोप्स बनाए। आइसोटोप्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन आइसोटोप्स IH1 हाइड्रोजन 1H2 ड्यूटेरियम 1H3 ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप जो एटम था उसके आइसोटोप्स बने, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। तो इस सारी प्रोसेस से जो गैस है वो बनती है हीलियम। तो हीलियम जो है इस यूनिवर्स की सेकेंडरी सबसे इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए, पहले हाइड्रोजन देन हीलियम। अब हीलियम से क्या होते, आपस में मर्ज हो रहे थे और हीलियम का निर्माण कर रहे थे। तो एक तो हीलियम गैस बन रही थी, साथ में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी और पूरा ब्रह्मांड जो है गर्म हो रहा था। हीलियम के निर्माण के प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा गया, जिससे कि बहुत सारी लाइट एमिट हो रही थी। जो नेबुला के जो पार्टिकल्स थे वो आपस में जल रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही थी और ऐसे अलग अलग जो है तारों का निर्माण हुआ, क्योंकि ये सब तारे बनते गए, अलग अलग तारे जितने भी यहाँ दिखाए गए हैं, ये सब में जो है इसको तारे ये बनते गए और अपने आप में इनमें लाइट आती गई और वो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो चलता गया। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस जारी रहा। हीलियम के निर्माण से हीलियम गैस बनती गई और जो ऊर्जा पैदा हो रही थी उससे फर्दर जो है आगे ये सिस्टम चलता गया। जो हीलियम गैस पैदा हो रही थी, इसके प्रोसेस में जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर ये लगातार कंटिन्यू चलता रहा। तो ये जो गैलेक्सी, जो नेबुला है, नेबुला इसी को गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी, आप जानते हो कि गैलेक्सी का जो नाम है वो गैलीलियो गैलीलाई के नाम पे पड़ा है। गैलीलियो ने इस टर्म को दिया था। गैलीलियो हमारे बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट हुए हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने कितना सारा कंट्रीब्यूट किया है इस फील्ड में। तो नेबुला जो था, पहले नेबुला कहा गया, फिर उसको गैलेक्सी कहा गया। अब जैसे बताया जाता है कि 200 करोड़ गैलेक्सीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं और अब भी उनका लगातार निर्माण हो रहा है। 200 करोड़ गैलेक्सीज, तो एक गैलेक्सी के अंदर कम से कम 200 करोड़ ही तारे हैं। 200 करोड़ स्टार्स इन वन गैलेक्सी और गैलेक्सी कितनी है, 200 करोड़। 200 करोड़ ही अनुमान लगाया गया है कि इतनी गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी में इतने सारे तारे हैं, 2 करोड़ ही तारे। गैलेक्सी का निर्माण तो हो गया, लेकिन एक गैलेक्सी कितनी बड़ी हो सकती है? मैंने बताया आपको, उसमें 200 करोड़ तारे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली एक गैलेक्सी में 200 करोड़ तारे होते हैं। बट जो गैलेक्सी है उसका डायामीटर कितना है? वो है 1 लाख लाइट ईयर। 1 लाख लाइट ईयर जो है इसका डायामीटर है। तो आप समझिए कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। 200 करोड़ गैलेक्सीज होने का अनुमान पहले ही हमारे कॉस्मोलॉजिस्ट ने लगाया हुआ है। तो कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, आगे फर्दर कितनी बने जा रही हैं, क्योंकि प्रोसेस अभी भी ऑन है, ये खत्म नहीं हुआ है। और
इस प्रकार का जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो अभी स्टॉप नहीं हुआ है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। स्टॉप तो होगा कभी ना कभी, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम है अभी, अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। तो जो गैलेक्सी है उसका जो डायामीटर है वो जो अनुमान लगाया हुआ है दैट इज 1 लाख लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर की यहां बात करूं, लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled by light in 1 year। लाइट है वो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 लाइट ईयर कहा जाता है। मतलब जो लाइट की स्पीड है, अब मैं लाइट की स्पीड की बात करता हूं आपसे, तो वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो हमारे ब्रह्मांड में लाइट ट्रेवल करती है उसकी स्पीड ये है, 3 लाख किलोमीटर चलती है वो एक सेकंड में। तो सोचिए कि ये डिस्टेंस कितना बड़ा होगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड है, और एक साल में कितना ट्रेवल करती होगी लाइट? तो वो निकल के आती है 4.26 इंटू 10 रेज पावर 15। ये इतना जो है एक साल में लाइट ट्रेवल करती है। तो लाइट ईयर की वैल्यू ये है, एक लाइट ईयर जो है इतना लंबा होता है, इतना टाइम लगता है इसमें। तो ये था बेसिक कंसेप्ट कि बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हमारे वेद क्या कहते हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, प्रकृति के बारे में, और ऐसे ही क्या क्या डेवलपमेंट होती रही इस पूरे बिग बैंग थ्योरी के बाद, वो भी मैं आने वाले टाइम में आपसे डिस्कस करूंगा। ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि किस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी को हमारे साइंटिस्ट ने माना, इस पूरे ब्रह्मांड में कैसे कैसे अलग अलग जो गैसेस थी, मिट्टी थी, धूल के कण थे, उनके द्वारा इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ जो आज हमें दिखती हैं, चाहे वो बहुत बड़ी-बड़ी गैलेक्सीज हैं, तारे हैं, सूर्य हैं, चाँद है, नवग्रह हैं, ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों ग्रह जो हैं मौजूद। ऐसे और भी ग्रह जरूर होंगे जैसे हमारी धरती है जहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस होगी। ये साइंटिस्ट जानते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस इतना है कि वहाँ पहुँच नहीं सकते हम। तो ये सारी बातें समझने के लिए, जानने के लिए हमें अगले वीडियो में बने रहना है, हमें अगले वीडियो में सीखना है। ये एक इंट्रोडक्टरी सीरीज स्टार्ट करने के लिए मैंने पहला वीडियो बनाया ताकि आप समझ सकें कि इस यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से इन अलग-अलग चीज़ों का रोल जो है इसमें इसकी उत्पत्ति में रहा है। थैंक यू।